गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रजनीश कुमार श्रीवास्तव। आज मैं आपको पेपर 2 का रिव्यू करने वाला हूं, यूपीएससी सीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, कि जो इस बार पेपर आया था। एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार मैं डिस्कस ओवरऑल कर चुका हूं, लेकिन इस बार मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि पेपर था कैसा, टॉपिक क्या क्या होते हैं, कंटेंट क्या क्या होता है, 22 में क्या आया था उसके कंपेरेटिवली 23 में क्या आएगा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है 23 के लिए, क्या किस टॉपिक पे हमको फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर जो बना था वो कैसे बना था। इस बार कैसे बना था मतलब कि किस किस टॉपिक को कैसे कैसे डाला गया था क्वेश्चन के अंदर। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं इसके अंदर, तो पेपर 2 में जितनी भी टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं वो ये है कि अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं, तो सेक्शन ए के अंदर आपका फर्स्ट, अगर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक है वो है आपका मॉडर्न अलजेब्रा कर सकते हो या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपका 3 टॉपिक आ जाता है, 2 टॉपिक कह सकते हो, मेनली 3 टॉपिक। वन इज ग्रुप थियरी, वन इज रिंग थियरी, एंड वन इज फील्ड का। बस थोड़ा सा, आपको ज्यादा नहीं, आपको फील्ड एक्सटेंशन नहीं पढ़ना है, फील्ड एक्सटेंशन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फील्ड का थोड़ा सा, वो जो कि हम ग्रुप रिंग के अंदर ही उसको हम पढ़ लेते हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है आपका रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। इस रियल एनालिसिस के अंदर आप रियल एनालिसिस नहीं बोलो, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस बोलो आप, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस, क्योंकि प्योर एनालिसिस नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस है, ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है, न कि थ्योरेटिकल पार्ट है। प्योर एनालिसिस में वो चीज आ जाते हैं जैसे मीट्रिक स्पेस, कॉलेज में जो पढ़ते हैं हम, आपका ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ये सारी चीजें आते हैं जो कि हमारे कंटेंट में यूपीएससी सिलेबस में नहीं है। तो दैट इज बेसिकली आप कर सकते हो एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस कर सकते हो कुछ पार्ट, और इसको एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, न कि आप इसको प्योर एनालिसिस बोलोगे, तो आप एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस को ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर जो हम कंटेंट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपका पहला आपका इसके अंदर है सीक्वेंस। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। दूसरा सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। तीसरा आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। चौथा आपका रीमन इंटीग्रल। और पांचवा इसके अंदर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये सारे टॉपिक आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मेन आपकी 5 है, मेन आपकी ये 5 है। और जो थर्ड आपका इसके अंदर वो है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये आपके सेक्शन ए के अंदर ये आपके 3 टॉपिक आते हैं। ये 3 टॉपिक मतलब 3 पार्ट करके आते हैं। तो एक तो अलजेब्रा का पार्ट, मॉडर्न अलजेब्रा पार्ट, एक आपका एनालिसिस का पार्ट, एक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट। ये आपके 3 डिसिप्लिन है, 3 पेपर है आपका, इसको हम इसके अंदर लेके आते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि इस बार पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे आपके, वो क्वेश्चंस आए कहां से थे, तो मैं ये बात करूं इसमें कि अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो इस बार सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन 10 नंबर का कंपल्सरी आया था, जो ग्रुप थ्योरी से था, ग्रुप थ्योरी से, और बिल्कुल स्टार्टिंग का था, बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट था कि 4th रूट ऑफ यूनिटी की बात किया था, ये था आपका। बाकी एक फील्ड का क्वेश्चन था, सिंपल था, बाकी कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। तो इस बार नेक्स्ट ईयर के लिए और 2023 के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज कहां कहां से आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन को डाले गए थे। तो एक पार्ट आपका ग्रुप 3 से था। अगर सेक्शन ए का कंपल्सरी पार्ट में बात करते हैं तो आपका एक पार्ट आपका सीरीज से था, ठीक है। यहां से इस बार बहुत अच्छे से, मतलब इस बार जो पेपर का पैटर्न था और जिस एग्जामिनर ने पेपर बनाया था उसने पूरा का पूरा सिलेबस को टच किया था, हर
एक टॉपिक को टच किया था, ऐसा नहीं किया था किसी टॉपिक को छोड़ दिया था। कुछ कुछ जगह से उसने छोड़ा था जहां से टॉपिक बहुत ज्यादा है और कुछ पार्ट ही एक ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो वहां से उसने टच किया था एक आध टॉपिक को। जैसे अब मॉडर्न अलजेब्रा या स्ट्रक्चरल अलजेब्रा के अंदर 3 टॉपिक है, उसको एक पार्ट बनाना था और उसने इस बार ग्रुप 3 से डाल दिया था। ऑब्वियस नेक्स्ट ईयर रिंग थ्योरी से रहेगा, रिंग 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कहीं से भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जो एनालिसिस से क्वेश्चन आया था, जैसे आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल से फर्स्ट पेपर में डाल दिया था, फर्स्ट पेपर से डाल दिया था। रीमान इंटीग्रल से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, यहां से आपका प्रॉपर क्वेश्चन आ गया था, फुल क्वेश्चन। और इसमें हम 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, fx इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स पावर। ये रीमान इंटीग्रल है कि नहीं आपको बताना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक यहां से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से बिल्कुल क्वेश्चन आया था, यहां से भी आया था, जहां से आना चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आपका बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आता है। एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इस टाइप के करके 5-7 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में डालते हैं, वहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल आ गया था। आपका इनफाइनाइटली से बिल्कुल आपका इस बार क्वेश्चन आया था, रेशियो टेस्ट से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, रेशियो टेस्ट से एक क्वेश्चन आया था। सीक्वेंस इस बार नहीं पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहां से आपका इस बार क्वेश्चन पूछा था, यहां से भी क्वेश्चन पूछ गया था, ये आपका पेपर नंबर 1 में भी क्वेश्चन पूछा था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, अगर इसको छोड़ दिए तब तो पेपर खराब हो गया, क्योंकि कंपल्सरी भी आपका 2 पार्ट था, हर एक पार्ट में एक एक पार्ट था। और इस बार एक चीज और बहुत अच्छे से इसको पूछा था, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर 2 जगह था, सिंगल कंस्टेंट पेपर 1 में था और डबल कंस्टेंट मतलब लैम्डा में 2 कंस्टेंट्स पे आपका पेपर 2 में था। तो इस बार लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर डिफरेंशियल कैलकुलस का एडवांस में दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा था, मतलब पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था और पेपर 2 में भी एक पार्ट पूछ दिया था। दोनों जगह बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा था, वो सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको सबने आपने किया होगा, ऐसा नहीं कि आपने किसी ने नहीं किया होगा, सबने किया होगा। तो आपका इस बार का जो पेपर का पैटर्न वही चीज कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक टॉपिक और इसके अंदर पॉइंट नंबर 4 दैट इज जो छूट रहा था, दैट पॉइंट इज दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इन द शॉर्ट फॉर्म दैट इज एलपी। तो इस बार जो बिल्कुल पैटर्न था कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की बात करते हैं तो एक पार्ट आपका एलपीपी से था, एक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स से था और एक पार्ट आपका एनालिसिस से था। ठीक है, 3 पार्ट। और एक क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा से था, 2 में एनालिसिस का था, एक में आपका अलजेब्रा का था, एक में आपका। तो दिस इज द टॉपिक। तो ये आपका कंटेंट था। तो यहां से आपका पैटर्न था, राइट। तो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एक पार्ट एलपीपी से, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि एक पार्ट कॉम्प्लेक्स से रहेगा, एक पार्ट आपका एलपीपी से रहेगा। एक पार्ट है वो आपका बैचनेस हो सकता है, मतलब या तो एनालिसिस से डाल सकते हैं या तो आपका अलजेब्रा से डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक बहुत अच्छा से आपका तैयार है, जैसे एनालिसिस काफी इजी होता है, काफी ये जो आपका एनालिसिस के 5 टॉपिक्स आपने लिखा हुआ है, ये टॉपिक ऐसे नहीं है टॉपिक कि आपका थ्योरेटिकल है, टोटली एप्लीकेशन है। पेपर में क्वेश्चन देखिएगा, पिछले 20 साल का भी क्वेश्चन देखिएगा, कहीं से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। और अगर थ्योरेटिकल है तो सिर्फ 10-12 जो आपके थ्योरम्स हैं रीमान इंटीग्रल के अंदर या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर, जो सब मिला करके 12-15 होंगे, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरम होते हैं, तो वो आपको करने हैं। जैसे कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ये आपका इस टाइप के जो बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, आपको ये तो करने होते हैं। अगर पेपर में आए चाहे वैसे भी करना चाहिए आपको। तो सेक्शन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स जहां जहां से फिक्स होता है कि यहां से क्वेश्चन आता है, वहां से क्वेश्चन था। रेजिड्यू से क्वेश्चन था, ये आपका लॉरेंट सीरीज से आपका क्वेश्चन था, ये आपका एनालिटिक फंक्शंस आपका क्वेश्चन था, ये आपका। तो जहां जहां से आपको क्वेश्चन आना चाहिए हर जगह से वो क्वेश्चन आता है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आते हैं। पेपर 2 पेपर 1 से भी इजी था इस बार। अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें सेक्शन अगर हम बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी के अंदर आपका जो टॉपिक आते हैं, इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, इसमें एक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी, एक आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक आपका कंप्यूटर पार्ट, एक आपका बूलियन अलजेब्रा, एक आपका स्टैटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स, और एक आपका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी।
ये आपका सेक्शन बी है। इस बार पीडी से दो पार्ट आया था, एक तो फॉर्मेशन और एक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है लाप्लास डिफिजन का। इस बार पीडी में आपका एक टॉपिक है पूरा का पूरा बचा हुआ है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 100% नेक्स्ट ईयर रहेगा। वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर, राइट। लाइक मतलब यू कैन से दैट कि लैग्रेंजेस मेथड, शार्पिट मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। और लाप्लास वेव इक्वेशन से हमेशा एक पार्ट रहता ही रहता है, तो अगले साल भी रहेगा। लेकिन इस बार शार्पिट एंड लैग्रेंजेस, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 100% नेक्स्ट ईयर रहेगा, नहीं छूटेगा, किसी भी हाथ नहीं छूटेगा, राइट। तो पीडी से आपका दो पार्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस से पीडी के सारे क्वेश्चन नोट से थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के एज इट इज वर्ड टू वर्ड जो पेपर में क्वेश्चन थे, जो वेलोसिटी का न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिम्पसन रूल से फाइंड आउट करते हैं, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था, एज इट इज नोट्स उठा के ऐसे ही प्रिंट कर दिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिजिट भी वही थे, नंबर भी वही थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी याद थे कि इसका आंसर ये आता है, नोट्स में ये आंसर आया हुआ है, तो वेरीफाई भी कर लिए थे। तो यहां से तो एक भी क्वेश्चन आप सेकंड पेपर का नोट से बाहर नहीं आया था, फर्स्ट पेपर भी नोट से नहीं बाहर से था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, सारा क्वेश्चन नोट के अंदर था। तो एक क्वेश्चन यहां से कंप्यूटर और मिलाकर के एक पढ़नाते हैं, यहां से एक पढ़नाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 पार्ट करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से बुलियन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो वहां भी क्वेश्चन डाला था, एक अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, जो कि आना चाहिए था, वो क्वेश्चन आना चाहिए था और आया भी था, ठीक है। तो यहां से फ्लूइड डायनामिक्स, इस बार मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आपका नहीं आया क्वेश्चन, इससे सिर्फ एक पार्ट आया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी से सिर्फ एक पार्ट आया है, और लैग्रेंजेस का क्वेश्चन आया है एक पार्ट कंपलसरी में। बाकी इस बार एफडी के 3 पार्ट आए थे, एफडी के जो मेन क्वेश्चंस में तीनों पार्ट आपका एफडी का था, फ्लूइड डायनामिक्स का था। और हमने 20-30 क्वेश्चन कराया था, क्योंकि एफडी में बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने में एफडी थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन हमने 30 क्वेश्चन कराया था। उस 30 क्वेश्चन में हमारे ख्याल से 2 पार्ट पेपर में फंस गए थे, एक ही पार्ट हमारे नोट्स में से नहीं आया था। तो पूरे अगर पेपर की बात करते हैं, पेपर सेकंड का, तो एक पार्ट फर्स्ट ए से लेके लास्ट के सी पार्ट में एक पार्ट नोट्स में नहीं था, बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस नोट्स में थे, एज इट इज थे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक और प्लान में जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर आ रहा है मैथमेटिक्स का इसमें, और इसमें भी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की मैथमेटिक्स का ट्रेंड चल रहा है, और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा मैथमेटिक्स का, अगर बच्चे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लिए होंगे, क्योंकि जनरली सब बच्चों को पेपर इजी लगा है। और अदर ऑप्शनल वालों को भी इस बार मैथमेटिक्स पेपर जैसा सुनने में आया कि उनको मैथमेटिक्स आसान लगा है, वो लोग बोले हैं कि हमारे से आसान मैथमेटिक्स इस बार आया था, मतलब हम लोग इस कंपेरेटिवली। तो मैथमेटिक्स का रिजल्ट हो सकता है कि अच्छा गया, और हो सकता है कि इस बार रिपीट कर जाए। रिपीट मतलब कटारिया का जो था टॉपर्स, इस बार हो सकता है मैथमेटिक्स का टॉपर रिपीट कर जाए, फिर से रिपीट कर जाए। मैं नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन हो सकता है फर्स्ट 10 में, फर्स्ट 3 में, फर्स्ट 10 में 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे तो मैथमेटिक्स के हो जाए, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि होंगे, लेकिन मेरा जहां पर पेपर को देखकर कैसा लगता है कि मे भी डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे हैं, इस बार मैथमेटिक्स में अपियरिंग जो किए हैं बच्चे वो कैसे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर होना चाहिए, फर्स्ट 3 में एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए, अगर अच्छे स्टूडेंट अपियर किए हैं इस बार तो एक होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू पेपर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा अगले साल होंगे, नहीं होगा इस साल तो अगले साल होंगे, ठीक है। 23-24 नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगले साल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे रहेंगे फर्स्ट 100 में, काफी रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब जो है आज से 3-4 साल पहले 1-2 लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अब बहुत लोग पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। और अब सबसे बड़ी चीजें होगी कि अब मैथमेटिक्स बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं मैथमेटिक्स बच्चे। पहले बहुत कम लेते थे, अभी 4 साल पहले बहुत कम लेते, लेकिन फिर से एक बार ट्रेंड शुरू हुआ है कि मैथमेटिक्स लेने का, और लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए, बिना झिझक, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे, किसी जाने पहचाने कि आप मैथमेटिक्स लेने कि नहीं लेने। अब बिल्कुल आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स से फेमिलियर हो, ले लो। और अगर 12th क्लास तक भी मैथमेटिक्स पढ़े हो और नहीं फेमिलियर हो तब भी ले लो यार, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं बोलता हूं नहीं आना चाहिए यार, 12th तक पढ़े मैथमेटिक्स में। आप बस दिमाग में ये डालो कि जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, अगर सब्जेक्ट लेते हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हो, तो फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो, सीखते ही हो ना। आप यहां समझो बस, हाँ थोड़ा सा टाइम पहले से स्टार्ट कर लो, 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, और आप समझो ये चीज जैसे आप कॉलेज में ज्वाइन किए हो वैसे आप यूपीएससी में भी ऐसे ही कॉलेज टाइप ज्वाइन किए हो, और थोड़ा सा डीपली पढ़ लो, उसको प्रॉपर पढ़ लो। हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो सीखते ही तो हैं,
2 साल में सीख लेते हैं। थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे, 2 साल को हम 1 साल के अंदर सीख लेंगे, 3 साल का सिलेबस 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। नहीं तो लेकिन ये चीज कहना कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, उतना ही बैकग्राउंड होना चाहिए कि 12th क्लास का इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इक्वेशंस, मैट्रिसेस का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। बाकी सब तो हम संभाल लेते हैं। हम संभालने का मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, और आप खुद ही संभाल लेंगे अगर आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, बैकग्राउंड नहीं है, तो 12th क्लास तक का बैकग्राउंड है तब भी आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर 12th क्लास, हमारा तो 12th क्लास तक का बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं था, हमने हिस्ट्री को देखा नहीं, तो हमने पढ़ लिया ना। आप पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट होकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स कैसे नहीं कर सकते? वो भी तो कर ही सकते हैं 12th क्लास से ही। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वर्क करेंगे, थोड़ा सा ये होगा कि कॉलेज टाइप पढ़ेंगे पहले, जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि मैट्रिसेस क्या होता है, ए क्या होता है, वैसे पढ़ेंगे, तैयार हो जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन ये चीज की नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स का पीछे बैकग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड है तब तो आप तो सोने के सुहागा है, बैकग्राउंड है तब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं भी है, 12th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़े तो थोड़ा सा हम टाइम देंगे तो उसको फिर भी हम उस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उस सेशन में हम पेपर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट सेशन में हम पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर 1 सॉल्व करेंगे, फिर पेपर 2 सॉल्व करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।